बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो हमने उसमें बार बार यही बात डिस्कस की थी कि जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है उसमें या तो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। तो अगर रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, अगर एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व आर एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको हमने प्रॉपर डेफिनेशन की थी और उसके अंदर हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, ये सारी डेफिनेशन हमने सीखी थी। तो एक्चुअली मैंने कहा था आपको, बार बार एक बात पे जोर दे रहा था कि किसी भी रिएक्शन के दौरान या तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो उस एनर्जी कितनी रिलीज हुई, कितनी एब्जॉर्ब हुई, उसको मेजर करने को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, और उस एनर्जी को कहेंगे और उसको हमने मेजर करना है। तो उसको मेजर करने के दो मेथड बुक में लिखे हुए हैं, एक है ग्लास कैलोरीमीटर और एक है बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो पहले हम ग्लास कैलोरीमीटर को डिस्कस करेंगे। तो ग्लास उसको कहते हैं क्योंकि वो जिसके अंदर मटेरियल रखते हैं, जहाँ रिएक्शन होता है उसको ग्लास का बना होता है। देखिए कॉपर कैलोरीमीटर भी हो सकता है, जो हमारे पास सिलेबस में प्रैक्टिकल है उसमें हम कॉपर का जो सिलेंडर यूज़ करते हैं इसलिए उसको कॉपर कैलोरीमीटर भी कहते हैं, या ग्लास बुक में लिखा हुआ है तो उसको ग्लास कैलोरीमीटर भी हम कह सकते हैं। कैलोरीमीटर, कैलोरी आपको पता है एनर्जी का यूनिट है, तो मीटर जिससे कोई चीज़ हमारी मेजर की जाए, तो कैलोरीमीटर एनर्जी मालूम करने वाला इंस्ट्रूमेंट, तो इसलिए या अपरेटस, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ग्लास कैलोरी मीटर। जिसका नाम ग्लास होने की वजह क्या है कि इसके अंदर ये जो इनर कंटेनर है जिसको बीकर नुमा ये बनाया हुआ है, ये ग्लास का बना होता है। और उसके बाद जो ग्लास कैलोरीमीटर है हमारा, उसकी कंस्ट्रक्शन पहले हम देख लेते हैं कि ये इनर ग्लास है जिसके अंदर रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसको हमने नोट करना है कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी एब्जॉर्ब हुई है। तो हीट को नोट करने का तरीका हम टेम्परेचर नोट करने से करते हैं। हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर और स्टिरर। स्टिरर का काम क्या है, रिएक्टेंट्स को हिलाना ताकि मिक्स प्रॉपर हो जाए, रिएक्शन प्रॉपर जो है कंप्लीट हो सके। दूसरा थर्मोमीटर यहाँ से टेम्परेचर चेंज नोट करेगा, राइज और फॉल इन टेम्परेचर नोट करेगा। और ये लिड है ऊपर से ढक्कन ताकि उसको कवर किया जाए। बेसिकली ये ग्लास जो कैलोरीमीटर कॉपर कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं उसका लिड अलग होता है, उसके ऊपर दो सुराख होते हैं। एक सुराख के जरिए हम उसके अंदर स्टिरर ऐड करते हैं, दूसरे सुराख से हम उसमें अंदर थर्मोमीटर ऐड करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने देखेंगे, आप प्रैक्टिकल में भी करेंगे। उसके बाद एक आउटर बीकर है या कंटेनर है जिसके अंदर ये कॉटन वूल रखी होती है जो कि इंसुलेटर का यहाँ पे काम करती है। इसका क्या फंक्शन है कि जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो वो ये जो बाहर नहीं निकल जाएगी उसको बाहर निकलने से रोकेगी, इंसुलेटर का काम करेगी ताकि ये जो हीट है इसके अंदर रहे और टेम्परेचर चेंज आप एग्जैक्ट नोट कर सकें। अगर हीट यहाँ से दीवारों के जरिए बाहर निकल जाएगी तो यहाँ टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो एक्यूरेट नहीं होगी, तो जिससे अगर टेम्परेचर एक्यूरेट नोट नहीं कर सकेंगे आप, राइज इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर, तो आप कितनी हीट इस रिएक्शन में रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, जिसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं, वो एक्यूरेट नहीं होगी। इसलिए यहाँ कॉटन वूल लगाई है या वुडन बॉक्स होता है ताकि इसको अंदर से हीट रिलीज ना हो। तो ये अप्रेंटिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हमने एक टर्म सीखी थी, आपको याद होगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसमें क्या पढ़ा था, याद करें। हमने कहा था जब एक मोल एसिड का प्रोटॉन और एक मोल बेस के हाइड्रोक्साइड आयन जब आपस में मिलते हैं तो 1 मोल वाटर बनता है। उस 1 मोल वाटर के बनने के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसी की प्रैक्टिस हम यहाँ पे आज करेंगे। तो 1 मोल एसिड, उसका टेम्परेचर नोट कर लें, हमारे पास T1 टेम्परेचर उसका नोट कर लिया हमने। 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, उसका टेम्परेचर भी T1 नोट कर लिया। दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, सपोज 25 इसका है, 25 इसका है। जब इस 1 मोल एसिड और 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस लिड को उठाकर इस ग्लास के अंदर हम प्लेस करेंगे तो फौरन इनका रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और रिएक्शन क्या होगा, जब 1 मोल एसिड का 1 मोल प्रोटॉन 1 मोल बेस के 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर। और वाटर जो जो बनता जाएगा, वाटर की फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगी। हम वो जो एनर्जी रिलीज होगी उससे इस टेम्परेचर जो 25 था वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर जाएगा, 26, 27, 28, 29, 30 तक सपोज टेम्परेचर चला गया है।
और 30 पे जाकर वो टेम्परेचर स्टॉप हो जाएगा। तो उस T2 को हम नोट कर लेंगे। इसका मतलब है 1 मोल एसिड और 1 मोल बेस के जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन है वो कंप्लीट रिएक्शन करके वाटर बना चुके हैं। अब मजीद वाटर फॉर्मेशन नहीं हो रही, मजीद हीट भी रिलीज नहीं हो रही, जिससे टेम्परेचर में राइज होने का अमल रुक गया। T1 25 था, 30 या 31 पे जाकर रिएक्शन सपोज स्टॉप हो गया, टेम्परेचर का बढ़ना रुक गया है। तो हम वो टेम्परेचर क्या करेंगे, नोट करेंगे। उसके बाद टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो जो जब राइज आया था मैक्सिमम जो हाई टेम्परेचर था वो हम नोट कर लेंगे। तो वो आ जाएगा हमारा T2, तो इसको हम बोलेंगे राइज इन टेम्परेचर। T2 में से T1 माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि जब ये रिएक्शन हुआ इसके नतीजे में जितनी हीट प्रोड्यूस हुई उसने इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो डेल्टा टी इंक्रीज कर दिया। अब डेल्टा टी 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है रिएक्शन कौन सा है, उसकी नोयत या नेचर कौन सी है। अब हम समझते हैं कि हीट कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ तो टेम्परेचर आया, हम फाइंड करना चाहते हैं एंथैल्पी चेंज या हीट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड, यहाँ रिलीज हो रही है। तो यहाँ टेम्परेचर चेंज आई है, तो टेम्परेचर चेंज को तो नहीं हम हीट ऑफ रिएक्शन कह सकते कि 5 डिग्री टेम्परेचर रिलीज हुआ है, तो टेम्परेचर तो पहले भी उसका 25 था। तो इसका मतलब है टेम्परेचर नोट करने से हम हीट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स से हम देखते हैं। तो बेटा एक बात याद रखनी है बड़ी इंपॉर्टेंट आपने, वो ये कि अगर ये हमारे पास एक वैल्यू फिक्स मौजूद है, वो क्या, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक हीट आपने फिजिक्स में टॉपिक पढ़ा होगा। कहते हैं कि अगर 1 ग्राम सब्सटेंस होता, ये फर्ज करें ये सोल्यूशन 1 ग्राम होता, अगर ये सोल्यूशन 1 ग्राम फर्ज कर ले होता, इसका सारा मैस 1 ग्राम होता और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सिर्फ बढ़ा होता, तो उसमें जो हीट लगती या कंज्यूम होती उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अमाउंट ऑफ हीट which is required to raise 1 degree temperature of 1 gram of substance is called specific heat। ये वैल्यू में पता है, ये समझ लें। जैसे मैं कहूँ 1 किलोग्राम शुगर जो है वो 100 रुपीज़ की है, ये रेट पता है हमें। मैं आपसे पूछूं 2 किलोग्राम शुगर कितने की आएगी, आप कहेंगे सर 2 × 100, यानी कि 1 किलो 100 की है तो 2 × 100 हो जाएगा। सेम इसी तरह 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है हमने 1 ग्राम सब्सटेंस का, तो उस हीट को हम कहते हैं S, यानी कि 4.2 होती है वाटर की, याद रखें। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है, 4.2। क्या मतलब, अगर वाटर आपके पास 1 ग्राम है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री, 1 ग्राम वाटर है उसको फर्ज कर लो, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो उसको हीट कितनी चाहिए होगी, 4.2। अगर वाटर 2 ग्राम हो और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री ही बढ़ाना हो तो हीट क्या हो जाएगी, 2 × S। और अगर वाटर 3 ग्राम हो तो ज़्यादा हीट चाहिए होगी उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इसका मतलब जितने ग्राम बढ़ते जाएंगे उतनी हीट ज़्यादा कंज्यूम या रिक्वायर होगी। अब हमारे पास इसका मतलब हुआ ये S है 1 ग्राम के लिए, अगर m ग्राम होंगे तो स्पेसिफिक हीट की जगह m × S हो जाएगा, यानी कि S था 1 ग्राम के लिए, जब m से मल्टीप्लाई किया m 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, फर्ज करिए पूरे रिएक्शन का जो रिएक्शन मिक्सचर का मैस है 50 ग्राम, तो हम लिखेंगे 50 × S। ठीक हो गया। लेकिन ये किसके लिए है, 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए। अब मैं कहता हूँ नहीं 1 डिग्री राइज नहीं करना, मैं कहता हूँ 2 डिग्री राइज करना है। तो इसका मतलब है जैसे हमने मैस को स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम मैस के लिए जो हीट थी स्पेसिफिक हीट, उससे m को मल्टीप्लाई किया, इसी तरह अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे S को, अगर 3 डिग्री बढ़ाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ टेम्परेचर कितना राइज किया है, मैंने फर्ज किया था ना 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर इंक्रीज किया है 5 डिग्री, हो सकता है 6 डिग्री, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री अगर बढ़ाना हो तो हमें पता है S है, 2 डिग्री बढ़ाना हो तो 2 × S, 3 डिग्री बढ़ाना हो तो 3 × S। इसका मतलब ये हुआ S स्पेसिफिक हीट का रिलेशनशिप मैस के साथ भी लिखेंगे आप और डेल्टा टी के साथ भी लिखेंगे। कैसे, स्पेसिफिक हीट ये कौन सी है, जब 1 ग्राम सब्सटेंस था 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना था, 2 डिग्री बढ़ाना है तो 2 × 1 × S, ये अभी 1 ग्राम मैंने रखा है, 3 डिग्री कर दिया, ये भी 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टेम्परेचर चेंज को मैंने लिख दिया डेल्टा टी। क्या मतलब, मुझे पता ही नहीं कितना बढ़ाना है तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया कि डेल्टा टी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो डेल्टा टी ×
S करेंगे। और साथ ही मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1 ग्राम की जगह अगर इसको 2 ग्राम कर दो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ S स्पेसिफिक हीट है 1 ग्राम 1 डिग्री के लिए। अगर डेल्टा T ज़्यादा है तो डेल्टा T इंटू एस करेंगे, और M अगर 1 ग्राम से ज़्यादा है 2 ग्राम तो 2, 3 ग्राम है तो 3। इसका मतलब जितना मैस होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे S को। अब मैं इस बात को समराइज करता हूँ। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना था तो S हीट थी, A की जगह M ग्राम बढ़ाना है M इंटू एस, और अगर 1 डिग्री की जगह डेल्टा T टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो डेल्टा T इंटू M इंटू एस। तो दिस इस जो यहाँ जो Q का आंसर आएगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब 1 मोल एसिड 1 मोल बेस से जब रिएक्ट किया तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, हम उसको स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करेंगे M मैस ऑफ रिएक्टेंट्स जितना यहाँ पे होगा और डेल्टा T जितना राइज आया होगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 ग्राम सब्सटेंस और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता होता तो स्पेसिफिक हीट S होती, लेकिन यहाँ सब्सटेंस 1 ग्राम नहीं है M ग्राम है, तो 1 की जगह M आ गया, और टेम्परेचर यहाँ 1 डिग्री नहीं बढ़ा बल्कि 5 डिग्री 6 डिग्री बढ़ा है। जितना भी बढ़ा वो डेल्टा T यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस आंसर जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो हीट का आंसर आएगा, उस हीट के आंसर को हम क्या बोलेंगे, ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो इस रिएक्शन के दौरान रिलीज हुई है, और उसी को बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। चूंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ है तो इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। याद रहेगी बात कि ये सिंपल अपरेटस है, ग्लास कैलोरीमीटर, इसके अंदर एसिड बेस का 1 मोलर। अब ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी फाइंड की जा सकती है इसी मेथड से। उसमें एनर्जी हो सकता है एब्जॉर्ब भी हो सकती है, टेम्परेचर फॉल भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। हमने जो एग्जांपल लिया वो कौन सी है, एक्सोथर्मिक की। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप ये स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन को अगर आप समझ लें कि 1 ग्राम सब्सटेंस 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट है S। अगर डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाना है और M ग्राम सब्सटेंस है तो डेल्टा T इंटू M इंटू एस, क्योंकि टेम्परेचर इंटू मैस इंटू स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट 1, ये S कब होगी जब 1 1 होंगे, M होंगे तो M आ जाएगा, डेल्टा T तो डेल्टा T। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके साथ माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, हमने बताया था वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है बॉम कैलोरीमीटर, और इसकी मदद से हम एक्यूरेटली एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन फाइंड कर सकते हैं फूड, फ्यूल और अदर कंपाउंड्स की। तो ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर कंपाउंड्स। इसमें जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रिंसिपल पे ये बेस करता है। इसमें वॉल्यूम चेंज जो है 0 होता है, ये आपने बात याद रखनी है। पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे हमने ग्लास कैलोरीमीटर में भी पहले कंस्ट्रक्शन की बात की थी। तो इसमें देखें एक स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल है, आउटसाइड आप देख सकते हैं, ठीक है, स्टील की बनी हुई। इसको इसकी जो लाइनिंग है एनामल से इसको लाइन किया होता है ताकि इसको जंग ना लगे, सिंपल सी बात है। अब ये जो सिलेंड्रिकल शेप जो है बॉम्ब है, इसको अगर मैं समझूं, पहले ये बाहर होता है, ये सारा पानी होता है इसके अंदर। अब ये जो सिलेंड्रिकल शेप जो बॉम्ब है, इसमें क्या होता है कि जो इसकी आप देख सकते हैं सीलिंग रिंग, ये ऐसे जो है वो ज्वाइन हुआ होता है। इसको यहाँ से ओपन करके आप इसको ऐसे खोल सकते हैं। खोल के इसके अंदर आप टेस्ट सब्सटेंस जिसकी आप एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन फाइंड करना चाहते हैं वो यहाँ प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इग्निशन कॉइल है जिसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है ताकि इसको इग्नाइट किया जा सके, इसको स्पार्क करके इसको जलाया जा सके, कंबस्टन स्टार्ट की जा सके। उसके बाद इसके ऊपर प्लेटिनाइज्ड क्रूसिबल होता है। अब क्रूसिबल का लफ्जी मतलब क्या होता है, ऐसा सिरेमिक या मेटल मटेरियल जो जिसके ऊपर आप किसी सब्सटेंस को मेल्ट या हीट कर सके। तो यहाँ भी हमने उसकी कंबस्टन करनी है तो प्लैटिनम का बना हुआ क्रूसिबल यहाँ यूज करेंगे जिस पर हम ग्रेफाइट सैंपल को प्लेस करेंगे ऑलमोस्ट 1 ग्राम। तो उसकी हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे सैंपल को प्लेस करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ से बंद कर देंगे और इसके साथ ये है गैस इनलेट। ये आप आजकल जो गैस की शॉर्टेज भी है, आप कभी गैस भरवाने का आपको मौका मिला हो तो आप इस तरह के सिलेंडर आप दुकान पे लेके जाते हैं तो वो इसके साथ पाइप यहाँ पे लगा देता है और गैस यहाँ बनना शुरू कर देता है। तो यहाँ आपने याद रखना है 20 atm प्रेशर गैस यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, फिल करेंगे। जब ये 20 atm गैस यहाँ पे प्रेशर मेंटेन कर लेगी तो यहाँ से इसको स्क्रू से
ये पाइप को उतार के इसको बंद कर देंगे। बंद करके जब यहाँ 20 atm प्रेशर मेंटेन हो गया, इस जो बॉम्ब है इसको उठाकर इस आउटर सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर प्लेस कर देंगे जहाँ पहले से पानी पड़ा होगा। उसके अंदर स्टिरर है, आपको पता है, ताकि उसको होमोजेनाइज करने के लिए, और थर्मोमीटर है किस लिए, टेम्परेचर नोट करने के लिए। क्योंकि हमने एक्चुअली करना क्या है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया गिलास कैलोरीमीटर में भी, कि कोई भी रिएक्शन हो उसमें एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसको कैसे पता लगाते हैं हम, रिएक्शन के दौरान हम थर्मोमीटर लगा देते हैं और थर्मोमीटर में राइज या फॉल आता है, उससे हम डेल्टा टी नोट करते हैं। उसके बाद फिर मैथमेटिकल स्टेप से हम उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या कंबस्शन या सोल्यूशन जो भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ चूंकि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमने कैलकुलेट करनी है तो ये हमेशा नेगेटिव होती है, तो यहाँ टेम्परेचर हमारे पास हमेशा राइज इन टेम्परेचर आएगा। तो इसको कंबस्शन करने से पहले, वर्किंग स्टार्ट करने से पहले थर्मोमीटर से आप इसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे, उसको हम T1 कह देंगे। उसके बाद आप करंट की सप्लाई से इसको इग्नाइट करेंगे, कंबस्शन होगी, कंबस्शन होने से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो इस पानी में वो ट्रांसफर होगी, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो यहाँ T1 से टेम्परेचर 25 फर्ज करे था, 26, 27, 28 बढ़ना शुरू हो जाएगा, जितना भी बढ़े। तो यहाँ से आप जितना मैक्सिमम बढ़ के स्टॉप हो जाए, हर 30 सेकंड बाद आप रीडिंग नोट करेंगे। तो शुरू में प्रोसेस थोड़ा सा तेज़ होगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, तो हर 30 सेकंड बाद आप रीडिंग नोट करेंगे। जब टेम्परेचर में चेंज आना रुक जाए, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो उसको हम T2 नोट कर लेंगे। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा। तो डेल्टा टी जब आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, तो सिंपल हमारे पास ये कितनी हीट लिबरेट की है, हमारे पास C वैल्यू पहले से पता होती है हमें। C क्या है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, मैं बता चुका हूँ आपको कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना हो तो उसकी कैपेसिटी को हम हीट कैपेसिटी C से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर 1 डिग्री राइज करना हो तो C इंटू 1 आएगा, अगर 2 डिग्री राइज करना है तो C इंटू 2, अगर 3 डिग्री राइज करना है तो C इंटू 3। तो यहाँ चूंकि डेल्टा टी हमें पता ही नहीं कितना राइज किया है, तो जितना भी डेल्टा टी आएगा उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जो Q हीट आएगी ये वो अमाउंट ऑफ हीट होगी जो 1 ग्राम ग्रेफाइट सैंपल के कंबस्ट होने से, जलने से रिलीज हुई होगी। उसी हीट को हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कह देंगे। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। जब हमने ग्लास कैलोरीमीटर पढ़ा था तो हमने यहाँ पे लिखा था M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। वहाँ चूंकि M हमारे पास जो है वैल्यू थी, M था मैस ऑफ रिएक्टेंट मिक्सचर और S था स्पेसिफिक हीट। यहाँ M इंटू एस इकट्ठा करके यहाँ पे C हीट कैपेसिटी हमने लिख दी है, क्योंकि यहाँ सैंपल हमने कितना लिया है, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम सैंपल को यहाँ पे हमने लिया हुआ है, तो C यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, हीट कैपेसिटी, और इसका टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी होगी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास Q हीट आ जाएगी, और इसी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। क्लियर है? अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से इसको इग्निशन कॉइल के जरिए यहाँ से इसको इग्नाइट करेंगे। इग्नाइट करने पे क्या होगा, ये कंबस्शन होगी, कंबस्शन होने से एनर्जी रिलीज होगी, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आप हर 30 सेकंड के बाद आप टेम्परेचर नोट करेंगे। तो जब टेम्परेचर में चेंज आना रुक जाएगा तो उस T2 टेम्परेचर नोट कर लेंगे। तो T2 माइनस T1 फर्ज करें डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर आ गया है। उसके बाद जस्ट आपने ये फॉर्मूला लगाना है, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। यहाँ C क्या है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में बताया था क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए चाहिए हो उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। अगर 2 डिग्री राइज करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिग्री राइज करना हो तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ चूंकि डेल्टा टी राइज आया है तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो C इंटू डेल्टा टी ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी जो इस 1 ग्राम सैंपल को हमने हीट करके जो एनर्जी रिलीज हुई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। और इसी हीट को चूंकि हमने कहा था कि जो भी किसी रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो या अब्जॉर्ब हो वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहाँ चूंकि कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा है तो इसी हीट को जो रिलीज हुई है C इंटू डेल्टा टी की फॉर्म में, उसी को हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कह देंगे। तो हमने पहले ग्लास कैलोरीमीटर पढ़ा और उसके बाद बॉम्ब कैलोरीमीटर पढ़ा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। वर्किंग लिखनी है और उसके बाद जो है पहले उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, फिर उसकी वर्किंग लिखनी है। ये फॉर्मूला सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।